बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हर प्रोग्राम में यहाँ यूनान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी की अहम सियासी, समाजी, मजहबी तकरीबात की रिपोर्ट आप तक पहुँचा सकें। यूनान में इमिग्रेशन और इसके अलावा बदलती हुई माशी व माशरती सूरत हाल के बारे में आप तक और जितने भी कवानीन जो तब्दील हो रहे हैं, जिनका तारकिन वतन के साथ बराह रास्त तल्लुक़ है, वो आप तक पहुंचाते हैं। आज हम अपना प्रोग्राम कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ यूनान में पाकिस्तानी बरादरी के मारूफ लोक फनकार अमजद खान एक मिली नगमा लेकर आ रहे हैं 23 मार्च के हवाले से, जिसकी शायरी अलहाज बशीर शाद के नो के कलम से तराशीदा है। उसके बाद हम इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से आपको मुख्तलिफ अमूर पर आगाह करेंगे। 23 मार्च के ही हवाले से हमने आज स्टूडियो में दावत दी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर मशहूर शायर, मुसन्नफ़, अदीब और यूनान के पाकिस्तानी बरादरी के बाबा अदब अलहाज बशीर शाद मौजूद हैं। नाज़रीन, उसके बाद हम यूनान में मौजूद पाकिस्तानी जो जेलों में बंद हैं मुख्तलिफ जराइम में, और उसके बाद जो हरासती मराकज़ में बंद हैं, उनके हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी जुडिशरी के लिए सरकारी तौर पर इंटरप्रेटर के तौर पर काम करने वाले शैब चौधरी साहब। वो हमें बताएंगे सारी सूरत हाल। और उसके बाद हमारे यूनान में पाकिस्तानी बरादरी के बहुत ही उभरते हुए नौजवान राइटर, शायर, अदाकार नईम मिर्ज़ा मौजूद हैं, जिनका खासा है कि वो हर साल कौमी त्योहारों के हवाले से एक नया मुनफरद प्रोग्राम पेश करते हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे वो इस साल 23 मार्च के हवाले से अपना कौन सा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। यौम पाकिस्तान की आमद है 23 मार्च के हवाले से। यहाँ यूनान में पाकिस्तानी बरादरी के बहुत ही मशहूर और मारूफ जो लोक फनकार अमजद खान, उनका एक कौमी नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी शायरी अलहाज बशीर शाद के नो के कलम से तराशीदा है। नाज़रीन, कौमी नगमा जो जुगनी की सूरत में अमजद खान। बिस्मिल्लाह आई मेरे देश आजादी पाई।
अमजद खान अपने सुरों का जादू बखेर रहे थे। तो चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 23 मार्च के हवाले से आज हमने यहाँ यूनान की पाकिस्तानी बरादरी के बाबा अदब, मारूफ शायर, मुसन्नफ़, अदीब, नावल नगार, जिनकी बेशुमार कुतुब भी पाकिस्तान और यहाँ मौजूद हैं, अलहाज बशीर शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनका तहे दिल से मशकूर हैं कि हम बहुत शार्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जी हाजी साहब, आपको स्टूडियो आमद पर खुशामदीद कहते हैं। तो 23 मार्च के हवाले से शुक्रिया तैमूर, आपने याद फरमाया और मैं आ गया। मुझे अपनी कौम के लिए वक्त जो है निकालना है और निकालता रहूँगा। 23 मार्च के हवाले से आप यकीनन कुछ सुनना चाहेंगे, तो इससे पहले कि मैं एक नज़्म आपको जो है वो सुनाऊँ, जी जी, यकीनन एक किताब जो है आप सबकी नज़र करता हूँ 23 मार्च के हवाले से। माशाल्लाह। तजदीद वफा है 23 मार्च, तजदीद वफा है 23 मार्च, जी। कौम की एहया है 23 मार्च। यकजा होके कदम बढ़ाएं, यकजा होके कदम बढ़ाएं, मुल्क की बका है 23 मार्च। तो ये था वो किताब जो कि अभी आप तक मुझे पहुंचाना था। तो मीनार वतन जो है वो नज़्म 1999 में 23 मार्च ही को मैंने लिखी, जबकि मीनार की आखिरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं ऊपर से देख रहा था कि आप उस टाइम पाकिस्तान में थे? जी, पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। तो लाखों का मजमा देख रहा था और एक तरफ वो मज़ार जिसने ख्वाब देखा था इल्लामा इकबाल साहब ने, उनकी तरफ भी नजर थी। वाह वाह। तो यकीनन जो चीज़ उस वक्त कलमंद हुई वो यही थी कि 22 मार्च से लेके 24 मार्च तक जो करारदाद लाहौर, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, और मिंटो पार्क जिसको अभी इकबाल पार्क का नाम जो है हम देते हैं, और वहीं पे मीनार पाकिस्तान जो है, मुल्क और कौम की बका है, हमारी सब शान वान उसी से है। तो आइए मीनार पाकिस्तान की जानिब चलते हैं। ये नज़म आप सबके लिए। जी माशाल्लाह सर। पाक वतन की जान है तू, पाक वतन की जान है तू, आज़ादी की पहचान है तू, तेरी तवालत शान अज़म, तहरीर हुई तकदीर उमम, सर पे सजाए सब्ज़ अलम, वहदत अज़मत आन है तू, पाक वतन की जान है तू। वाह वाह हाजी साहब, वाह शुक्रिया जी। चांद सितारा कामल है, सादिक जज्बा शामिल है, बेशक इसका हामिल है, जिंदा कौम का मान है तू, पाक वतन की जान है। माशाल्लाह जी साहब, माशाल्लाह। बुनियाद पड़ी जो शायर से, बुनियाद पड़ी जो शायर से, ताबीर हुई फिर कायद से, माशाल्लाह। ले जज्बा मर्द मुजाहिद से, संग हमारे गाम है तू, पाक वतन की जान है तू। देख के तुझको आते हैं, देख के तुझको आते हैं, माजी में खो जाते हैं, शोहदा याद आ जाते हैं, गाजी का ईमान है तू, पाक वतन की जान है तू। शाही किला और मस्जिद भी, शाही किला और मस्जिद भी, लाहौर की इसमें रौनक भी, मीनार वतन की अजमत भी, मिल्लत का पैगाम है तू, पाक वतन की जान है तू। आ कायद की तकलीद करें, आ कायद की तकलीद करें, सब इस दिन की तजदीद करें। वाह वाह हाजी साहब, वाह वाह वाह। शुक्रिया। आ कायद की तकलीद करें, सब इस दिन की तजदीद करें, तन मन धन से दीद करें, इस कुदरत का इनाम है तू, पाक वतन की जान है तू। मतला हाजिर है तो मक्ता भी होना हाजिर है, मतला हो गया होना वो मक्ती तरफ जरा। जर्रा जर्रा शाद रहे, जर्रा जर्रा शाद रहे, हर शहरी आजाद रहे, मीनार वतन आबाद रहे, इज्जत आनो बान है तू, पाक वतन की जान है तू। तो ये वो शायरी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह। हाजी साहब क्या खूबसूरत कलाम था, रोंगटे खड़े कर देने वाला, जज्बात में ला देने वाला। और तारीख आपने मीनार पाकिस्तान की जो तारीफ की, जिस खूबसूरत अंदाज में लफ्ज़ों को तराश खराश के जो इसमें समोए हैं, ये बहुत बड़ा पैगाम है। यकीनन हमारे नाज़रीन को ये अलहाज बशीर शाह साहब का
कलाम बहुत पसंद आया होगा। जी नाज़रीन, ये थे अलहाज बशीर शाह साहब, इन्होंने हमें रौनक बख्शी है, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हाजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप आए और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये जो अब तहरीर करदा नज़म अवाम तक पहुँचाई। जी नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। हम गुफ्तगू करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से, आप तक बहुत ज़रूरी कुछ मालूमात पहुँचानी हैं। नाज़रीन, यूनान हुकूमत ने वजारत ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत किसी भी किस्म की कार, मोटरसाइकिल, बस, इनकी जो नाम की मुंतकली या रजिस्ट्रेशन जो होती थी वो कैब के तमाम दफातर से ख़त्म कर दी गई है। अब ये जितने भी प्रोसेस हैं, किसी ने मोटरसाइकिल ख़रीदनी हो, बेचनी हो, कार ख़रीदनी हो, बेचनी हो, या किसी किस्म का दीगर जो भी अपने जो ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस है उसके हवाले से कोई अपना तजदीद करवाना हो, तो इसके लिए कैब से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। आपको अब जो वजारत ट्रांसपोर्ट जो यहाँ एथेंस में और यूनान भर में उनके दफातर मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर ये सारे काम सर अंजाम देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ यूनान हुकूमत ने सबसे पहले रेड कार्ड पर जो गुज़िश्ता दौर में मौजूद था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते थे, उस पर पाबंदी आयद कर दी है। ऐसे तमाम तारकिन वतन जो रेड कार्ड होल्डर्स हैं वो अब यूनानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनके लिए मना कर दिया गया है। नाज़रीन, ये तो रेड कार्ड के हवाले से गुफ्तगू थी। अब चलते हैं एक नई जो हमारे तक खबर पहुंची है। यूनानी पार्लियामेंट में जो नायब वज़ीर दाखिला अथानासियोस खारालाबोस, उनका बयान जो यूनानी मीडिया में काफ़ी उसकी बाज़गश्त आ रही है। यहाँ की दाएं बाजू की जमात अनेक्सार्टिस एलिनोस की तरफ से, उनके पार्लियामेंट के एक मेंबर की तरफ से सवाल किया गया था कि यूनान में मौजूद जो तारकिन वतन हैं उनको नेशनलिटी देने के हवाले से जो कानून था उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, कितने तारकिन वतन एप्लीकेशन उन्होंने दी हैं, उनकी तादाद कितनी है और कितने हासिल कर चुके हैं। ख़ासकर जो बच्चों का जो यहाँ पर पैदाइश जिनकी यूनान में होने की वजह से और जो स्टडी की बुनियाद पर नेशनलिटी ले रहे थे उनके बारे में। उस हवाले से जो नायब वज़ीर दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर खारालाबोस अथानासियोस हैं, उन्होंने एक जो मुफस्सल रिपोर्ट पेश की है पार्लियामेंट, यूनानी पार्लियामेंट में। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2012 तक हुकूमत यूनान को तारकिन वतन की तरफ से नेशनलिटी की मद में 39,722 दरखास्तें मसूल हुई, जिनमें से 13,425 गैर मुल्कियों को यूनानी नेशनलिटी दे दी गई है। या तमाम 13,425 को नेशनलिटी दे दी गई है या हुक्म जारी कर दिया गया है कि इनको ये अपना प्रोसेस, जिनका कागजी प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, इनकी तहकीक, इनके जो जितने भी इनका बायोडाटा था उनको इन्होंने चेक कर लिया है, इनको नेशनलिटी दे दी जाए। यानी कि जितनी टोटल दरखास्तें थी उनका एक जो चौथाई हिस्सा है उनको इन्होंने नेशनलिटी दे दी है। उसी के साथ वजारत दाखिला की ही रिपोर्ट के मुताबिक 24 मार्च 2010 से लेकर 22 अगस्त 2012 तक जो यूनानी कानून 3838/2010, जिसमें बच्चों की पैदाइश की वजह से और स्टडी की वजह से नेशनलिटी का कानून था, जिसको हुकूमत यूनान ने फ्रीज कर दिया है। इसी रिपोर्ट के तहत नायब वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अरकान पार्लियामेंट को मज़ीद बताया कि जो इमिग्रेंट्स के हवाले से कानून 3838/2010 है, उसके तहत 24 मार्च 2010 से लेकर 22 अगस्त 2012 तक यूनान में पैदाइश के हवाले से 4,595 बच्चों को नेशनलिटी दी गई है। नाजरीन,
ये 4595 का जो फिगर है जिनको पैदा होने की वजह से कानून की रो से नेशनलिटी दी गई है, इनमें से 3501 अल्बानियन बच्चों की तादाद है। यानी कि टोटल जो नेशनलिटी मिली है उसका 80% अल्बानियन तारकिन वतन ने फ़ायदा उठाया है। उसके अलावा इसी कानून के तहत यूनानी स्कूल्स और कॉलेजों में स्टडी की बेस पर जो बच्चों ने नेशनलिटी के हवाले से दरखास्तें दी हैं उनकी तादाद 5550 हैं और इनमें से 4740 अल्बानियन तारकिन वतन ने यूनानी नेशनलिटी हासिल की है। नाज़रीन, आपको बताता चलें, हुकूमत यूनान ने ये जो कानून 2010 में पास किया था कि जिन तारकिन वतन को 10 साल यहाँ यूनान में लीगल तौर पर जिनका स्टेटस हो उनको नेशनलिटी वो लेने के अहल हैं, उनको मौका फराहम किया गया था। और जिन तारकिन वतन लीगल तारकिन वतन के बच्चे यूनान में पैदा हुए और या उनके बच्चे यहाँ यूनानी स्कूलों में जाते हैं और वो 6 साल तक यूनानी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, 6 साल का पीरियड शर्त थी, वो यूनानी नेशनलिटी ले सकते थे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर दिया। उसके बाद सिम्वोलियो एपिक्रातिया स्टेट ऑफ काउंसिल की तरफ से इस कानून को गैर आइनी करार देते हुए इस कानून को रोक दिया गया है। अभी यह कानून नए सिरे से तैयारी की गर्ज से वजारत दाखिला में मौजूद है। हुकूमत यूनान की तरफ से खासकर वज़ीर आज़म यूनान अंदोनिस समारा की तरफ से खुसूसी हिदायत हैं इस कानून को दोबारा नए सिरे से आइनी और पार्लिमानी तरीकों पर मरतब किया जाए और इसको दोबारा लागू किया जाए। नाजरीन, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, चलते हैं एक ब्रेक की जानब। ब्रेक के आने के बाद हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। तो नाजरीन, लेते हैं एक ब्रेक। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर। फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फराग का एक और धमाका। 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300 मिनट यूनान के किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल फ्री। अल्लाह के फजलो करम से जामा इस्लामिया नॉटिंघम की तोसी और तामीर का काम जारी है। इसे मुकम्मल करने के लिए हफ्ता और इतवार तकबीर टीवी पर फंड रेजिंग अपील का एहतमाम किया जा रहा है। हम पूरी उम्मीद हैं कि बरतानिया के साहिबे दिल मुसलमान इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सिर्फ तकबीर टीवी पर। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। सलाम पाकिस्तान। कॉलिंग कार्डों की दुनिया में एक नया इजाफा।
बेहतरीन नेटवर्क के साथ पाकिस्तान 105 मिनट, इंडिया 893 मिनट, राब्ता इम्तियाज सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया ताजा खस्ता जलेबियों और ताजा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा, शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। जी वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे यूनानी कवानीन और ख़ासकर जो इमिग्रेशन के हवाले से। तो नाजरीन आपको बताते चलें कि जो एपिमाक्रोन-दियामेनोदोस लंबी मुद्दत का यूरोपियन कार्ड है, जिसके हसूल के लिए आजकल हर जदोआम जो चर्चा है, इसके लिए हुकूमत ने सरकारी तौर पर फ्री क्लासेस का अजरा करने का अंदिया दिया है और हुकूमत यूनान वजारत तालीम की जानब से यूनान भर के तमाम स्कूल्स में ये सहूलत दी जाएगी, जिनका अनकरीब जो ऐलान मुतवक्का है वो ऐलान करेंगे और स्कूल्स की लिस्ट भी बताएंगे। वहाँ पर आप फ्री तौर पर ये क्लासेस अटेंड करेंगे और सीखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आप वितैना जो लेवल पास करेंगे और ये एपिमाक्रोन-दियामेनोदोस यूरोपियन वर्क कार्ड जो हासिल करेंगे, जिसके लिए नाजरीन जो अकेले तारकिन वतन के लिए 8,500 यूरो सालाना की 2 दिलोसियाँ वो ज़रूरी हैं और जो फैमिली वाले हजरात हैं उनके लिए 14,000 यूरो की जो दिलोसी की सख्त शराइत अभी तक जूं की तूं मौजूद है। नाजरीन ये कार्ड हासिल आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको ये बताना नहायत ज़रूरी है। आपको अपना साबका, अगर आपके पास 10 साल या फॉरएवर का कार्ड है, रेजिडेंट परमिट है, वो आपको अपना स्टेटस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप ये यूरोपियन कार्ड हासिल करने जा रहे हैं। यानी कि आप इस कार्ड को जब अप्लाई करेंगे दीमस में, आपका जो साबका जो स्टेटस होगा, आपके पास 10 साल और फॉरएवर का जो रेजिडेंट परमिट होगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और ये कार्ड हासिल करने के बाद आप यूरोप के तमाम मेंबर ममालिक में जाकर काम कर सकते हैं, बशर्त आपको वहां पर काम मिल जाए। तो इस कार्ड पर यूनान में आप काम कर सकते हैं, मगर इंतहाई सख्ती के साथ। वो सख्ती क्या है कि इस कार्ड पर आप पाबंद होंगे कि आप ओआयद के दफ्तर एप्लीकेशन करेंगे कि मेरे पास ये कार्ड मौजूद है। ओआयद की तरफ से जो असामियाँ निकलती हैं और ओआयद में जितने भी बेरोजगार नौजवान या औरतें, मर्द, खवातीन, हजरात जिनका अंदराज मौजूद है, अपनी बारी आने पर आपको अगर वैकेंसी वहाँ पर अवेलेबल होगी वो आपको मिलेगी। अगर ये दुरानिया खुदा ना खास्ता 5 साल तक हो जाता है कि आपको काम नहीं मिल रहा, आप यूनान में मौजूद हैं, 5 साल के बाद ये आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा। ये यूनानी कानून में वाज़ेह लिखा हुआ है कि यूनान में काम हासिल करने के लिए आपको ओआयद में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी पड़ेगा, जो एपिमाक्रोन-दियामेनोदोस कार्ड होल्डर होंगे। यूरोप में अगर आपको काम मिलता है आप वहाँ जाकर काम कर सकते हैं और अगर आपके पास काम है, आपका कार्ड की मुद्दत पूरी होती है, आप वहीं पर ऑटोमेटिकली आपका ये कार्ड रिन्यू हो जाएगा। तो नाजरीन बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूनान में पाकिस्तानी बरादरी में बढ़ती हुई मुजरमाना सरगर्मियां, और हम देखेंगे वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो जेलों में सजा काट रही है, उनके साथ साथ इल्लीगल पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ हरासती मराकज़ में जिनको पुलिस ने स्कूप ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया है, वो कैद हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल के बारे में बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आज हमने स्टूडियो में दावत दी हुई है यूनानी जुडिशरी के लिए सरकारी तौर पर काम करने वाले इंटरप्रेटर शोएब चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे
जी शेब चौधरी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि यूनान में जो अदालती निज़ाम है उसके बारे में बताएं। नाजरीन यकीनन जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम यूनान के अलावा पूरे यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में देखा जा रहा है। कि आप बताएं यूनान का जो अदालती सिस्टम है, क्या ये दूसरी तमाम ममालिक, दूसरी तमाम अक़वाम के साथ मिलता है, या क्या इसके बारे में क्या तफसीलात आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बज़्म तकबीर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे अवाम तक मुफीद मालूमात पहुँचाने का मौका फराहम किया। ठीक है। ये जो यूनानी अदालती सिस्टम है जी, ये दुनिया का कदीम तरीन सिस्टम है। और वो जैसे कहते हैं ना कि यूनान में जैसे वो पोलिटिज्मो तहजीब यहाँ से शुरू हुआ है कि अदालत का जो सिस्टम शुरू यहाँ से हुआ है, अदालती सिस्टम भी यूनान ने ही हाँ जी इनकी मुतारफ कराया है। ठीक है, ठीक है। और इनकी कोई ऐसी बात मुनफरद जो हमारे दूसरे अदालती सिस्टम, दूसरे अक़वाम के अदालती सिस्टम में ना हो? वैसे तो बहुत सारी बातें इनके कानून में काफ़ी आसानियाँ हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो इनकी एक ख़ास अदालत है जिसको मिक्तोर कोतो बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जिसे हमारी ज़ुबान में पंचायती निज़ाम कहते हैं। हाँ जी। तो एक ऐसा सिस्टम, वो कैसा सिस्टम है पंचायती, किस तरह पंचायती? वो कुछ ख़ास किस्म के जो ज़्यादा क्रिमिनल किस्म के केसेस होते हैं उनमें वो मौका फराहम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर किस्म का इंसाफ मुहैया किया जा सके। ठीक है। और उस अदालत में वो जुडिशरी के बंदों के अलावा, ठीक है, आम जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, आम मुआशरे के पढ़े लिखे जो बंदे हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं। अच्छा। और उनको अपने साथ इनवाइट करते हैं, बेंच पे बिठाते हैं, जिसको हम फुल बेंच भी बोलते हैं। तो 15-20 लोगों में से, हाँ जी, 15-20 लोगों में से जिनको उन्होंने इनवाइट किया होता है, उसके बाद कुरान अंदाजी के जरिए 6 बंदे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, 6 बंदे ये सिलेक्ट करते हैं? हाँ जी। और कितने का बेंच होता है ये तकरीबन 11 बंदे बन जाते हैं। 11 बंदे, यानी कि 4 जुडिशरी के बंदे होते हैं, उसके अलावा एक वो सेक्रेटरी होता है उनके साथ, राइटर जिसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में। ठीक है। और 6 लोग जो हैं वो आम पब्लिक के जो नुमाइंदे होते हैं उनमें से। इस लिहाज से बहुत कुरानदाजी से शेब साहब, इस लिहाज से बहुत मुनफरद, वाकई मुनफरद ये यूनानी जो अदालती निज़ाम है कि इन्होंने किस तरह अपने माशरे को इन्वॉल्व रखा हुआ है। बेशक, ताकि अदालती निज़ाम और जो मुआशरे के लोग हैं वो आपस में मिले जुले रहे। अच्छा, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल क्राइसिस का दौरा है, तो अवाम के पास यहाँ वकला की भारी फीसें अदा करने का कोई बंदोबस्त नहीं है और पैसे नहीं होते, कोई बेगुनाह होता है, कोई गुनाहगार होता है, उसके बारे में कोई ऐसी मालूमात जो अवाम तक हम पहुँचा सकें? देखिए, जो पहली बात थी वो तो आपको बता दी मैंने कि जो उनके सिस्टम है, इसमें इसके अलावा जो दूसरा अच्छा निज़ाम है इनमें वो ये है कि अगर कोई मुजरम इस काबिल नहीं है कि वो अपने वकील को फीस दे सके या कुछ मदद हासिल कर सके, तो सरकारी तौर पे उसको वकील मुहैया किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आम जो थके हुए वकील होते हैं, वो भी कुरान अंदाजी के जरिए होता है। अच्छा, कुरान वो उनमें बड़े बड़े वकीला के नाम? बिल्कुल बिल्कुल, उनमें बड़े से बड़ा वकील भी हो सकता है और हर किस्म के जितने भी वकील रजिस्टर्ड हैं उनमें से किसी का भी वो कुरान निकल सकता है। ठीक है। और वो मुकम्मल ईमानदारी से उसका पैरवी करते हैं। यानी कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई तारकिन वतन जिसके पास कोई बेगुनाह हो या गुनाहगार हो, उसके पास ना हो वो भारी फीस ना हो वकील की और तर्जमान के लिए उसके पास पैसे ना हो, तो जो वजारत इंसाफ की तरफ से यहाँ यूनान की जो जुडिशरी है वो वकला भी फराहम करती है और तर्जमान भी फराहम करती है। जी, ये तो यूनानी जो जुडिशरी सिस्टम के बारे में हम ये अच्छी मुफीद मालूमात थी। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत का सिलसिला। आप मुझे ये बताएं कि यूनान की जेलों में सबसे ज़्यादा तारकिन वतन के हवाले से बताएं, यहाँ मकामी आबादी का हमें कोई कंसर्न नहीं है, सबसे ज़्यादा किन ममालिक के जो लोग जेलों में बंद हैं, पाकिस्तानियों की तादाद इनमें कितनी है और जेल जाने की वजूहात क्या है शेब साहब? देखिए, वजूहात तो यही हैं
ये जो लोग क्राइम करते हैं मुख्तलिफ, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, और बंदों में अवेयरनेस नहीं है कानून के बारे में। कुछ लोग दानिस्ता तौर पे और कुछ गैर दानिस्ता तौर पे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो अल्बानियन बशिंदे हैं, उसके बाद इनके मकामी लोग हैं। अल्बानियन बशिंदों की तादाद कितनी है यहाँ पर जो जेलों में बंद? कितने? तकरीबन ये 4,500 के करीब है सरकारी आदादोशुमार के मुख्तलिफ। अच्छा, आपके पास जो भी है सरकारी आदादोशुमार। तो पाकिस्तानी का कौन सा नंबर आता है? पाकिस्तानी तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पे है, क्योंकि दूसरे नंबर पे यहाँ की यानी कि हमने खासी तरक्की की हुई है इस मामले में, हमने खासी तरक्की की। ये जो चंद साल पिछले जो गुजरे हैं उनके मुकाबले में हमने काफी ज्यादा तरक्की की है। ये किन जराइम में पाकिस्तानी लोग किन किन जराइम में वो हैं, आप मुझे ये बताएंगे प्लीज? ज्यादातर जो लोगों के केसेस आ रहे हैं तकरीबन पिछले 3-4 सालों में, उनमें अगवा बराए तवान के केसेस हैं। उसके अलावा किनको करते हैं अगवा? अपने ही हमवतनों को। अच्छा, अपने? हाँ जी, बदकिस्मती से अपने ही हमवतनों को अगवा करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो तवान मांगते हैं। केसेस की मुख्तलिफ नवीयत है। ज्यादातर जो है ये इसमें कुछ ऐसे होता है कि ये बंदों के साथ जिनके साथ जो उनको लेके आते हैं उनकी पेमेंट नहीं कर रहे होते, वो उनको रोकते हैं, जबरदस्ती पैसे लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको फिर बाद में वो अगवा का रंग दे देते हैं। वैसे अगवा भी काफी हुए हैं। अगवा भी काफी हुए हैं, लेकिन जितने अगवा के केसेस हैं उनमें से तकरीबन 50% जो है वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि उसके अलावा कौन से जो इंतहाई खतरनाक किस्म के जो जराइम, कौन कौन से जराइम? आजकल तो मेरे ख्याल में हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी इस मामले में किसी भी कौम से पीछे नहीं रहे, बल्कि सबसे पहले नंबर पे जो आजकल क्राइम कर रहे हैं वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। कत्ल, राजनी, डकैती और ये रेप के केसेस, रेप का हर किस्म के जो केसेस हैं उनमें पहले नंबर पे। शायद मुझे भी पता चला कि एक सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक जो सिर्फ कोरीदालो जेल में 96 पाकिस्तानी रेप के केस में जो उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये तो पाकिस्तानियों की तादाद होगी, उनके जेल में जाने की वजूहात होगी कि लैक ऑफ एजुकेशन, यहाँ के कवानीन की अवेयरनेस नहीं है। वो तो ट्रैफिक के हवाले से भी सुनने में आ रहा है, काफ़ी पाकिस्तानियों की तादाद को पकड़ा जाता है। वो किस तरह पकड़ते हैं, किस तरह से, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ट्रैफिक के ज़्यादातर यही होता है कि बंदों के पास लाइसेंस नहीं होता, यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है। जी जी। तो जब कभी पुलिस वाले रोकते हैं हमारे भाइयों को, तो वो सबसे पहले तो ये करते हैं कि अपना एड्रेस सही नहीं बताते, एड्रेस अपना जो वो गलत बता देते हैं। ठीक है। और उनके ज़हन में शायद यही होता है कि यार ये शायद अक्सरियत को शेख साहब अपना एड्रेस याद ही नहीं होता। हाँ जी, ठीक है। सबसे बड़ी वजह यही है बंदों की जेल में जाने की कि जब उनसे आप एड्रेस पूछते हैं तो वो अक्सर यही सवाल कर जवाब देते हैं आगे से कि आपको मेरे पेपरों वाला एड्रेस चाहिए या मेरा असल एड्रेस चाहिए। यानी कि 2-2, 3-3 एड्रेस होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो अदालत की तरफ से वो नोटिस आते हैं, अदालत की तरफ से जब आपको वो आप अदालत में हाजिर नहीं होते, आपको बार बार बुलाते हैं, आप उनके बुलाने पे नहीं जा रहे होते, ठीक है, तो आखिर में अदालत आपकी गैर हाजिरी के बावजूद ही फैसला सुना देती है। ठीक है। वो एक यकतरफा फैसला होता है और उसमें सख्त से सख्त सजाएं होती हैं। ठीक है। और वो नोटिस जब आप वसूल नहीं करते और कभी भी कहीं पे साल के बाद 2 साल के बाद दौरान चेकिंग वो आपको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। हाँ जी। ठीक है। तो कंप्यूटर में नाम आ जाता है, लिस्ट वो आपका आप उस लिस्ट में आ जाते हैं, वो अरेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद या जुर्माना पे करना पड़ता है तो या फिर आपको कैद जो है वो काटनी पड़ती है। अच्छा शहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी ही क्यों इतने ज्यादा हैं जराइम में और कौन से अवामल और महरकात हैं पीछे? और आपने पहले तो बताया ना कि ये जो थी इनमें लैक ऑफ एजुकेशन, यहाँ के क्या क्राइसिस का भी हाथ है, इकोनॉमिक क्राइसिस का हाथ है कि पाकिस्तानी इस तरफ राग़िब हो गए? क्राइसिस का भी जहाँ तक तलक है, क्राइसिस भी इस चीज़ में काफ़ी उन्होंने उसकी वजह से भी बंदे ये क्राइम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे ख्याल में है वो यही बात है कि बंदों को अवेयरनेस नहीं है कानून के बारे में। इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, किस तरह आवाम को आगाही दी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हर बंदे को पता होना चाहिए कि ये कानूनन जुर्म है
और ये काम जो है ये हमें नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें इस चीजों के लिए होना तो ये, जैसे पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से कोई ऐसा कोई लाहेअमल इख्तियार किया जाए, कोई ऐसी संडे कोई सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों जिसमें आवाम तक ये बताइए। अच्छा, आपके पास काफ़ी मालूमात हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप बताएं कि जो हरासती मराकज में कितने पाकिस्तानी, कौन कौन से हरासती मराकज में कितने पाकिस्तानी जो तकरीबन टोटल जो सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक है तकरीबन 3200 पाकिस्तानी जेलों में, मुख्तलिफ जेलों। अच्छा, जेलों में। हाँ जी, ये जेलों में मुख्तलिफ जराइम के वजह से गए, ठीक है। और उसके अलावा तकरीबन 500 से 600 के दरमियान तकरीबन मिगदालेजा में जो हरासती कैंप है, जिसको मेहमान खाना भी बोलते हैं, मेनिदी में जो हरासती मरकज है। अच्छा शेख, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के आने के बाद हम अपनी बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे, तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फराग का एक और धमाका। 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300 मिनट यूनान के किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल फ्री। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया, ताजा खस्ता जलेबियों और ताजा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा। शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। अल्लाह के फजलो करम से जामा इस्लामिया नॉटिंघम की तोसी और तामीर का काम जारी है। इसे मुकम्मल करने के लिए हफ्ता और इतवार तकबीर टीवी पर फंड रेजिंग अपील का एहतमाम किया जा रहा है। हम पूरी उम्मीद है कि बरतानिया के साहिब मुसलमान इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सिर्फ तकबीर टीवी पर। सलाम पाकिस्तान। कॉलिंग कार्डों की दुनिया में एक नया इजाफा। बेहतरीन नेटवर्क के साथ पाकिस्तान 105 मिनट, इंडिया 893 मिनट, राब्ता इम्तियाज जी, वेलकम बैक नाजरीन। हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे ब्रेक से जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ शेफ चौधरी साहब मौजूद हैं। शेफ, आप ये बताएं कि जो हरासती मराकज़ जेलों में तो आपने बता दिया सरकारी अदाद और शुमार के मुताबिक, अब हरासती मराकज़ में जो अभी इल्लीगल तारकिन वतन जिनको उन्होंने कैद किया, उनकी तादाद क्या है? मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो मिनीदी में कैंप है मिगदालेजा में, उसमें तकरीबन 600 तक जो सरकारी अदादोशुमार है उसके मुताबिक 600 पाकिस्तानी है। उसके बाद कोरिंथो, उसके अलावा तकरीबन 400 के लगभग कोरिंथोस में 400 कोरिंथो, और इसी तरह से वो अलग जो सन थी और कुमोदिनी वगैरह में बने हैं उनमें भी इसी तरतीब यही तादाद है हमारी। यानी कि 4 से 5 हज़ार के करीब जो तादाद बताई जा रही है वो दुरुस्त है। अच्छा शेब, आप क्योंकि कानूनी माहिर भी हैं, क्योंकि आप बड़े अरसे से यहाँ सरकारी तौर पर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आप बताएं कि कौन से ऐसे लीगल तरीके हैं जो हमारे जो हरासती मराकज़ में बंद पाकिस्तानी है वो किसी तरीके से वो बाहर निकल सकें या अपने ममालिक को वापस जा सकें? ये जो हरासती कैंप है ये बेसिकली उन्होंने एक किस्म का मेहमान खाने के तौर पे तैयार कहा। तो मेहमान खाने को मैं देख चुका हूँ, ये तो इंतहाई जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। हाँ जी, उनकी जो सिचुएशन है वो जेलों से भी बदतर है। जेलों से भी बदतर, बिल्कुल। सूरत हाल इसी तरह से है कि इसमें कुछ हमारी भी गलतियां कि अगर कोई भी बंदा वहाँ पे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट या कोई अपना आईडी कार्ड ले जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको जल्द अज जल्द अपने मुल्क में भेजा जा सकता है। अच्छा, अगर किसी तारकिन वतन जो इलीगल पाकिस्तानी तारकिन वतन, उनके रिश्तेदार जरूर हमारा प्रोग्राम ये देख रहे होंगे, उनके लिए इंतहाई अहम और मुफीद मालूमात है कि अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट या ओरिजिनल आईडी कार्ड है, आप उनको वहां पे अपने कैंप में जमा करवाएं, उनके बाहर निकलने का
जो सदेबाब मुमकिन हो सकता है। उसके अलावा देखिए, अगर कैंप में ज्यादा बेहतर तो यही है कि आप पेट्रोल या लादापुन में जाकर जमा करवाएं, या कैसे वहां से कैंप से तो वो निकालते नहीं, वो उनका आईडी कार्ड या पासपोर्ट अलादापुन में लेके जाएं। ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है, 101 नंबर 101 नंबर कमरा है, उसमें जाएं और जाके बताएं कि ये हमारा भाई है या हमारा रिश्तेदार या दोस्त है, इसका ये पासपोर्ट है और उसका इंदराज करवा दें। जितने भी तारकिन वतन पाकिस्तानी हिरासती मराकज में कैद, उनका कोई भी रिश्तेदार उसका ओरिजिनल पासपोर्ट या आईडी कार्ड लेकर पैतरू राली जो अलादापुन पुलिस का हेडक्वार्टर वहां पर जाए। वहां पे फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 101 है, वहां पर जाकर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, इंदराज करवा सकते। और फिर वो जल्द से जल्द उनका बंदोबस्त करेंगे जाने का। ठीक है। इसके अलावा IOM जो है उनका, हाँ जी, जो एक इंटरनेशनल इदारा है, ठीक है, उन्होंने भी ये अपना प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और मेरे ख्याल में भी तीसरा चौथा उनका टेन्योर जो है वो भी जा रहा है। अभी वो हालात से, क्राइसिस के हालात से तंग आकर बहुत सारी अवाम जो वापस जा चुकी है। शब हम अपने प्रोग्राम का मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि वो जो बात बीच में रह गई थी, पाकिस्तानी ही क्यों इतनी तादाद, इनका ग्राफ जराए में क्यों इतना बढ़ रहा है, क्या 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 महरकात हैं इसमें? देखिए, महरकात इसमें तो काफी सारे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ उसमें 50% जो केसेस हैं वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हैं। आपस की लड़ाई है, आपस की लड़ाई झगड़े और एक दूसरे का हसद, अच्छा, या फिर कई लोगों के मामलात पाकिस्तान में एक दूसरे तो आपके सामने तो वहां पर पूरे मामलात तकरीबन 50% जो केसेस होते हैं वो फेक होते हैं। 15% फेक, 50%, अच्छा 50%। अच्छा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। ठीक है। इनमें अगवा बराए तवान के केसेस हैं, झूठे। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कुछ झूठे और कुछ हमारे अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है। कि अगर आपने किसी से कुछ बकाया लेना है, कुछ रकम उसके पास है आपकी, तो आप उसी तरीके से जाएंगे जिस तरह से पाकिस्तान में आप किसी के घर जाते हैं। उसके अलावा उसके आप मोबाइल छीन लेंगे कि या उसकी जेब में जो पैसे होंगे वो छीन लेंगे, लेकिन वो दरअसल एक डकैती का केस बन जाएगा। हो सकता है आप बंदे को बिठा के अपने साथ ले आए। बात वही आती कि हमें अवेयरनेस नहीं है, कवानीन से आगाही नहीं है। यूनानी कवानीन से आगाही होना बहुत जरूरी है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ सबसे जो मौसर प्लेटफॉर्म हमारी पाकिस्तानी बरादरी के जो अहम समाजी शख्सियात हैं और हम पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद खासकर जो इस बारे में नोटिस ले कि किस तरह वो पाकिस्तानी बरादरी, यूनान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी को एजुकेट करे, उनको यूनानी कवानीन से आगाही दे कि बकौल शेब चौधरी के बहुत सारे पाकिस्तानी जो 50% पाकिस्तानी फेक या गलत मुकदमात में जो सजाएं काट रहे हैं। जी नाजरीन, ये थी बातचीत के अदालती निज़ाम और यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी जेलों और हिरासती मराकज़ में बंद है। मैं स्टूडियो में तशरीफ़ लाने पर शेब चौधरी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें और हमारे नाजरीन को बहुत मुफीद मालूमात पहुँचाई। शेब, आपने अपनी कीमती मसरूफिया से टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। जी नाजरीन, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नाजरीन, आपको पता है 23 मार्च की आमद है। यूनान में हर तरफ मुख्तलिफ तकरीबात और के लिए जो गहमा गहमी अरूज पर है, इसी हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात रखी गई हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ यहाँ पाकिस्तानी बरादरी के नौजवान उभरते हुए शायर, मारूफ राइटर, अदाकार नईम मिर्ज़ा मौजूद हैं। हम उनसे, इनकी नाज़रीन खासियत यह है कि ये हर साल ये मुनफरद से मुनफरद प्रोग्राम लेकर आते हैं अवाम की, जिसमें इस्लाह होती है, सबक होता है, मज़ा होता है, और इनके जो लिखे हुए मिली नगमे हम यहाँ पर हर तरफ सुनते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी मुराद नईम मिर्ज़ा साहब, आपको हम वेलकम करते हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आज आपसे बातचीत होगी। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 23 मार्च तो सर पर आ गया, इस साल आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस किस्म का प्रोग्राम आप कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे आने का जी, और आपकी पूरी टीम का बज़्म तकबीर का शुक्रिया। तो 23 मार्च के हवाले से बताता चलूँ कि 23 मार्च हमारा बड़ा अच्छा एक मतलब हिस्टोरिकली और हमारा नेशनल डे है।
तो इसकी हमेशा से हमारी तैयारी होती है, गुज़श्ता तकरीबन 10-12 साल से हम इसके लिए तो स्पेशल आप तैयारी करते हैं। अभी निजी तौर पर पाकिस्तान गए हुए थे, तो मुझे खदशा पर्सनली था कि इस मरतबा हम कोई मज़ा या ज़बरदस्त किस्म का धमाका किस्म का प्रोग्राम जो देखने से कासर रह जाएंगे, मगर आप हमारी खुशखबरी है कि वापस तशरीफ ले आए। तो क्या अपनी तैयारियां, क्या प्रोग्राम, उसके बारे में जरा नाज़रीन को बताएं। इस सिलसिले में हमने एक मज़ाहिया खाका जो है वो भी तैयार किया है बाबा एटम बम के नाम से, जिसकी राइटिंग जो है मेरी और मेरी टीम में माशाल्लाह काफ़ी मंजे हुए आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिनमें अमजद खान है, इज़ार अंजम है, ये तो हमारे साथ खाके में प्ले करेंगे। जैसे लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे गुलकार जो हैं वो नासिर जसो की, वो भी हमारे साथ। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर वो आपके साथ आपके प्रोड्यूसर भी हमारे साथ परफॉर्म करेंगे जी, ये तो जबरदस्त बात होगी। और ये इंशाल्लाह 24 मार्च को हम करेंगे यहाँ पे नया यूनियन कैप हॉल जो है, उसमें तकरीबन दिन के 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। 24 मार्च अतवार वाले दिन आप जो तकरीब रखी गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें आप परफॉर्म करेंगे बाबा एटम बम। ठीक है, मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह आपका जो मसाली और लाजवाल किस्म का इसमें सबक होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ यूनान में हर कोई, अभी वो कहते हैं काम के हालात इतने ख़राब हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, हर कोई जो परेशान हाल है, आप किस तरह टाइम निकाल लेते हैं इन सब चीजों के लिए? आपके पास वो कौन सा अलादीन का चिराग है? इरफान भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजकल बहुत टेंशन का दौर है। इससे पहले कभी भी ऐसे हालात नहीं थे जिन हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। लेकिन यह है कि जो मुश्किलात होती हैं उनके साथ साथ इंसान को उनका हल भी तलाश करना चाहिए। और जो हमारे भाई यहाँ पे मौजूद है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी, और हमें उनसे काफ़ी प्यार मिला हुआ है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनकी इस टेंशन के दौर में उनको कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया की जाएँ जिनसे वक्ती तौर पर वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं और उनको हंसाने का थोड़ा जो मटेरियल है। जी, आपके जज्बात की कदर करते हैं। यकीनन पूरी पाकिस्तानी बरादरी आपके जज्बात को, आपके इन कोशिशों को, आपकी तवानाइयों को सलाम पेश करती होगी कि आपने एक नहायत अच्छे किस्म का मोर्चा संभाला हुआ है जो पाकिस्तानी बरादरी को इन मुश्किल हालात में भी जो हंसी मजाक फराहम कर रहे हैं। तो आप ज़रा नाज़रीन को बताएं कौन कौन से प्रोग्राम जो आपके जो साबका दौर में हुए हैं, वो जो बड़े सुपर हिट किस्म, मुझे भी नाम याद है, मेरी कोशिश होगी कि आप ही हमें बताएं। जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मेरा नाम है यहाँ पे, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ अलहाज मोहम्मद बशीर शाद साहब का कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम है, और जो कुछ मैंने, वो तो हम सब के उस्ताद मोहतरम जी, लेकिन मैंने जो कुछ मैंने सीखा उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेज किए हैं जिनमें डायरेक्ट फ्लाइट, छुरी थले, बेगम ईदी दे, अम्मा ईदी दे, और उसके बाद था मेरा एक और है मुर्शद नंबर 1, मंजी किथे डावा, और अब ये बाबा एटम जो है ये पेश कर रहा है। ये मज़ाहिया होगा या सबक मोज़? इसमें मज़ाहिया भी है और ये सबक भी है। इसमें 23 मार्च के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से, या कुछ हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसके ऊपर तनकीद है, किस तरह के हम वोटर को किस तरह मोहतात होना चाहिए। पाकिस्तान में जो इलेक्शन है या यहाँ यूनान में? पाकिस्तान देखें, इलेक्शन हमारे दोनों एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो इधर ले लें कम्युनिटी का, चाहे पाकिस्तान में ले लें। अच्छा, आपका एक और खासा वो जो ना काफ़ी नाज़रीन की बड़ी तादाद जो इससे नाआशना थी कि आप शायर, तो हमें तो पता है जो आपके क्लोज दोस्त हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मिली नगमे लिखे हैं। जी जी। तो नाज़रीन को बताएं ना कि कौन कौन से मिली नगमे मशहूर हैं जो यहाँ के हमारे पाकिस्तानी बरादरी के जो फनकार उन्होंने उनको परफॉर्म किया, उसके बारे में बताएं। ये जी मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ना सिर्फ ये जो नगमात हैं दूसरे वो लिखे हैं, उसके अलावा मिली नगमात भी मेरे हैं, नातें भी मैंने लिखी हैं। हर शोबे में, शायरी के हर शोबे में मैंने तकरीबन तब आजमाई की है और काफ़ी मशहूर हुए मेरे मिली नगमे, जिनमें अमजद खान जो हमारे यहाँ के सिंगर हैं उन्होंने मेरे नगमात गाए हुए हैं। शहनाज बबली हैं जो यहाँ की मारूफ आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी मेरे लिखे हुए मिली नगमे जो हैं वो गाए हैं। और एक दो मेरे मिली नगमे अभी जो है यहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट हैं, यहाँ के आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे, अभी वो इस तरह की मतलब ऊपर सामने ज्यादा नहीं आए, वो भी मतलब मेरे नगमात उनके पास हैं। ठीक है, हमें यकीन है कि वो आपके नगमे वो परफॉर्म करेंगे और आपकी वजह से वो भी बुलंदियों को छुएंगे। तो आप इसी हवाले से, आज हमारे पास टाइम भी बड़ा कम है, मगर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 23 मार्च के हवाले के सिलसिले में ये प्रोग्राम कर रहे थे या किसी भी हवाले से आप अपना कोई ताज़ा कलाम नाज़रीन को। जी बिल्कुल ज़रूर इरफान भाई, क्यों नहीं। तो आपकी नज़र है अपने योम पाकिस्तान के हवाले से एक मिली नगमा है जो मैं, तू कायम रहे है दुआ ये सदा, तू कायम रहे है दुआ ये सदा, ए पाक वतन ए पाक फिजा।
तेरी मट्टी से खुशबू आती रहे, हर ज़बां तेरे नगमे ही गाती रहे, जिक्र चलता रहे तेरा जा बजा, ए पाक वतन ए पाक फिजा। कोई मैली नजर ना तुझ पे पड़े, तू तरक्की करे और आगे बढ़े। कोई मैली नजर ना तुझ पे पड़े, तू तरक्की करे और आगे बढ़े। सारी दुनिया में रंग हो तेरा जुदा, ए पाक वतन ए पाक फिजा। सब्ज परचम ही तेरी निशानी रहे, सब्ज परचम ही तेरी निशानी रहे, हर दिल में कुव्वत ईमानी रहे, तेरे जांबाज तुझ पे करें जा फिदा, ए पाक वतन ए पाक फिजा। माशाल्लाह, वाह जी वाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यहाँ हमारे जो बहुत ही उभरते हुए नए नौजवान शायर जिन्होंने ये फ्रीज़ा अपने सर ले लिया हुआ है कि मैंने पाकिस्तानी बरादरी की जो फ्रीलांस जो खिदमत करनी, इनको हंसाना है इस मुश्किल दौर में। अपने मिली नगमों, अपने ताज़ा कलाम है, इनका जो शायरी है, अपने इनके ड्रामे हैं, इनकी वजह से ये हमारे साथ मौजूद थे। आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लाने पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियत से टाइम निकाला कि आप स्टूडियो आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नईम मिर्ज़ा साहब। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना, हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट में जो बातचीत हुई है, इमिग्रेशन के हवाले से भी हुई है, 23 मार्च के हवाले से भी हुई है, यौम पाकिस्तान की आमद है, तैयारियाँ अरूज पर हैं, गहमा गहमी अरूज पर है, मुख्तलिफ तकरीबात जो इनकी जो कवर है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें नए मेहमानों के साथ और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के साथ और नई ताज़ा इमिग्रेशन न्यूज़ के साथ अगले हफ्ते हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। चुनाव के लिए पार्लिमानी कमेटी का फाइनल राउंड भी बेनतीजा खत्म। अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कराची के 11 हलकों की नई हल्फबंदी कर दी। फरोग नसीम ने इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। पेशावर में वक्त खत्म होने से पहले ही इंतखाबी फहरिस्तों में इंदराज रोक दिया गया। शहरियों का एहतजाज। और रहीम यार खान में PIA की परवाज सामान लाहौर भूल आई। मुसाफिर हमले पर बरस पड़े।